मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और अकाली दल की भूमिका। सन 1980 के दशक में पंजाब में क्षेत्रीय आकांक्षाएं एक ऐसे आंदोलन के रूप में उभरी जिसका आधार धर्म और राजनीति दोनों था। इस क्षेत्रीय आकांक्षाओं रूपी आंदोलन को इसमें पंजाब में क्षेत्रीय आकांक्षाओं किस प्रकार से उभरी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसने उग्र रूप कैसे धारण किया, क्या परिस्थितियां रही और उसके बाद पंजाब पुनः शांति बहाली की ओर कैसे बढ़ा, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। 1920 में सिखों द्वारा अकाली दल की स्थापना की गई। अकाली दल की स्थापना के समय से इसका स्वरूप धार्मिक और राजनीतिक दोनों था। स्वतंत्रता से पहले इसने गुरुद्वारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया और वर्तमान में अकाली दल जो है वो एक सक्रिय राजनीतिक दल की भूमिका भारतीय राजनीति में निभा रहा है। और इसने जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उस समय भाषा के आधार पर पंजाब के भी पुनर्गठन की मांग उठाई गई। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जब राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया तो पंजाब उससे अछूता रह गया और पंजाब को पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर लगभग 10 वर्ष तक और इंतजार करना पड़ा। अकालियों ने इसके लिए पंजाबी या सिखों के लिए अलग सूबे की मांग को लेकर के आंदोलन चलाया और अकाली दल के नेता सरदार तारा सिंह के नेतृत्व में 1960 के दशक में यह आंदोलन तीव्र हो गया। जब आंदोलन तीव्र हो गया तब और सिखों के लिए अलग सूबे की मांग जोर पकड़ने लगी तो केंद्र सरकार ने नवंबर 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया और पंजाब को डिवाइड करके 3 स्टेट बना दिए गए। पंजाब, हिंदी भाषी हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्र को जो था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दी गई। जब भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हो गया तो अकालियों को ये लगा कि अकाली जो है या सिख जो है वो पंजाब सूबे के अंदर बहुसंख्यक हो गए हैं और वो अब राजनीति के अंदर अपनी मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। अपने दम के ऊपर पंजाब के अंदर अकेले अकालियों की सरकार वो स्थापित कर सकते हैं। और इस प्रकार से अकालियों ने 1967 में और 1977 में अकाली दल की पंजाब के अंदर सरकार बनी। लेकिन दोनों ही जो सरकारें थी वो गठबंधन की सरकारें बनी और समय से पहले आर्टिकल 356 के तहत उनको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अकालियों को अब ये लगने लगा, उनको ये महसूस होने लगा कि वो जिस उम्मीद के साथ पंजाब का पुनर्गठन किया गया था कि अकाली मजबूत स्थिति में अपनी सरकार बना सकते हैं, वो तो एक ही सौपन है। यानी कि उनके अंदर एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ कि वो अपने दम के ऊपर पंजाब के अंदर सरकार नहीं बना सकते। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि पंजाब के अंदर जो हिंदू थे उनमें अकालियों को जो ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा इसका रीजन ये था कि पंजाब भी जातिगत बंटवारे के अंदर बटा हुआ था, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो। और सिखों और हिंदुओं के बीच में जो दलित थे, वो चाहे सिख दलित हो चाहे वो हिंदू दलित हो, उनमें कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन प्राप्त था। और तीसरा रीजन ये रहा कि जब भी सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन की सरकार ज्यादा स्थिर सरकार ने दे पाई और केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 का उपयोग करके उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यह हुआ कि 1970 के दशक में अकालियों का एक गुट था, उसने राज्य के लिए और अधिक स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी और इसके लिए इस आशय के लिए 1973 में एक प्रस्ताव लाया गया जिसको आनंदपुर शाही प्रस्ताव कहते हैं। और आनंदपुर जो शाही प्रस्ताव था उसके द्वारा राज्यों के लिए, विशेषकर राज्यों के लिए, पंजाब के लिए और अधिक स्वायत्तता की मांग की गई और केंद्र राज्य जो संबंध है उनको पुनः परिभाषित करने की मांग भी इसके साथ की गई। 1973 में जो आनंदपुर शाही प्रस्ताव लेके आए उसमें मुख्य मांग क्या रखी गई? इसमें मुख्य मांग ये थी कि भारत सरकार के जो है वो रक्षा विदेश
संचार और करेंसी या मुद्रा के जो मामले है सिर्फ वहां तक अपना नियंत्रण रखे, बाकी जो विषय है वो राज्यों को सौंप दे। दूसरी आनंदपुर प्रस्ताव साही में जो मांग रखी गई वो ये थी कि केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाए और आर्टिकल 356 का उपयोग करके केंद्र राज्य सरकार को बर्खास्त न किया जाए। तीसरी इसमें जो बात रखी गई वो ये थी कि संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को और अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए, जिसमें आयकर और केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क है उनमें राज्यों की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया जाए। ये आनंदपुर प्रस्ताव साहिब में मांगे रखी गई। आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव था उसमें ज्यादा समर्थन अकालियों को प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 1980 में जब 77 में दोबारा सरकार आई अकालियों की, तो 1980 में आर्टिकल 356 के तहत अकाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। जब अकाली सरकार को आर्टिकल 380 के तहत बर्खास्त कर दिया गया तो उस स्थिति में अकालियों ने जो नदियों का पानी का बंटवारा था राज्यों के बीच में, उसको लेकर के एक आंदोलन चलाया और अकालियों के जो धार्मिक नेता थे उन्होंने एक सवाई क्षेत्र की मांग करनी शुरू कर दी 1980 के दशक में। 1980 में इसका परिणाम ये हुआ कि और जो चरमपंथी थे या ग्राम दल के जो अकाली थे उन्होंने खालिस्तान बनाने की मांग भी शुरू कर दी, अलग खालिस्तान की मांग शुरू कर दी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो खालिस्तान की मांग थी इसने उग्रवाद का रूप धारण कर लिया और जो चरमपंथी थे उन्होंने गुरुद्वारों को अपना अड्डा बना लिया और जितने भी गुरुद्वारे थे पंजाब के वो किले में तब्दील होने शुरू हो गए। इनका जो नेतृत्व कर रहा था भिंडरवाला, उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जो अकाल तख्त है उसको ऊपर कब्जा कर लिया और स्वर्ण मंदिर जो है वो भी एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। और स्वर्ण मंदिर से जो खालिस्तान समर्थक थे उन्होंने एक समांतर सरकार चलानी शुरू कर दी। जब पंजाब और जो इनके समर्थक थे वो वहां तक तो ठीक था, जो इनके समर्थक नहीं थे उन नेता लोगों की भी हत्या करनी शुरू कर दी, पुलिस अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया, सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, सरकारी जो कर्मचारी थे उनको मारना शुरू कर दिया, रेलवे को की पटरियां उखाड़नी शुरू कर दी, रेलवे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी कि चरमपंथियों की जो गतिविधियां थी उन्होंने आतंकवाद का रूप धारण कर लिया और पूरा जो पंजाब था वो आतंकवाद की गिरफ्त में आ गया और उसका प्रभाव जो साथ लगते हुए जो राज्य थे उन पर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में जब स्थिति बेकाबू होती नजर आई तो केंद्र सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हुआ और केंद्र सरकार ने इसके लिए भिंडरवाला को पकड़ने के लिए 4 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर जब के ऊपर सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार को ये लगा कि बातचीत के दौरान समस्या जो थी उसका समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए, तो उसने निर्णय लिया कि एकमात्र जो विकल्प है वो सैन्य कार्रवाई है और सैन्य कार्रवाई के द्वारा स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से चरमपंथियों से मुक्त कराया जाए। और इसके लिए 4 जून 1984 को सैन्य अभियान चलाया गया जिसका कुट नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा जो खालिस्तान समर्थक भिंडरवाला था वो मारा गया और सैन्य कार्रवाई के द्वारा स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से चरमपंथियों से मुक्त करा दिया। लेकिन इस दौरान स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची। सैन्य कार्रवाई जब हुई तो उसमें स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ और स्वर्ण मंदिर को जो नुकसान हुआ उससे भारत में रहने वाले सिखों व बाहर से बाहर विदेशों में रहने वाले जो सिख थे उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी वो आती और उन्होंने ये लगा कि ये जो सैन्य कार्रवाई है ये उनके धर्म और विश्वास के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर अटैक है, आक्रमण है, हमला है। और इससे क्या हुआ कि चरमपंथी और जो धार्मिक उन्मादी थे उनको और ज्यादा बल मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के खुद के निवास के ऊपर उसके अंगरक्षक जो सिख थे सतवंत सिंह और बेन सिंह ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी
और इसके पीछे रीजन ये माना गया कि सरकार ने जो स्वर्ण मंदिर के ऊपर सैन्य कार्रवाई की थी उससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या की गई। इसका रिजल्ट ये निकला कि पूरे उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध एक तरह का हिंसा का माहौल बन गया, हिंसा फैल गई और अकेले दिल्ली के अंदर 2000 के आसपास सिख मारे गए और बहुत से ऐसे सिख थे जिनमें परिवार में कोई भी कमाने वाला पुरुष नहीं बचा। उनकी दुकानें जला दी गई, रोजी रोटी के जो साधन थे उनको आग लगा दी गई। कानपुर, बोकारो और चास जैसे इलाकों में भी मतलब सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी और जान माल का काफी नुकसान हुआ। केंद्र सरकार जब तक उसको नियंत्रण कर पाती तब तक काफी देरी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा मतलब स्थिति में सिखों का नुकसान हो चुका था, उनके खिलाफ हिंसा भड़क चुकी थी और इससे सिखों के और हिंदुओं के बीच में जो दरार थी वो ज्यादा बढ़ गई। उनको ये लगा कि उनको जानबूझ के टारगेट किया गया। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 1984 में 8वीं लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति के कारण या उनके कार्यों की लोकप्रियता के कारण राजीव गांधी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र के अंदर सत्ता में काबिज होते हैं, सत्ता में आते हैं और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी 8वीं लोकसभा के चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इस समस्या का समाधान करने का निश्चय करते हैं और वो अकालियों के जो नरमपंथी जो गुट था उसके से बातचीत शुरू करते हैं पंजाब को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने के लिए। और इस प्रकार से राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाला के बीच में 24 जुलाई 1985 को एक समझौता होता है जिसको पंजाब समझौता भी कहते हैं। इसके दो नाम है, राजीव लोंगोवाला समझौता और पंजाब समझौता भी कहते हैं। इस समझौते के द्वारा अकाली दल 1985 में पंजाब में चुनाव करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसमें और जो बातें थी राजीव लोंगोवाला समझौते में वो ये रखी गई, इस बात पे सहमति बनी कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। एक सहमति क्या बनी कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद है उसका हल करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरे इस बात पे सहमति बनी कि उग्रवाद से प्रभावित जो लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनके साथ बेहतर सलूक किया जाएगा कि तो वो सामान्य जीवन जीने की स्थिति में आ सके। तीसरी जो बात कही गई वो ये थी राजीव लोंगोवाला समझौते में, वो ये थी कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में रावी व्यास के पानी के बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा जो बंटवारे के विषय में जो विवाद है उसका हल निकालेगा। चौथी जो बात कही गई वो ये थी कि पंजाब से विशेष सुरक्षा अधिनियम वापस लिया जाएगा जिसको लेकर के पंजाब के लोगों में नाराजगी थी। विशेष सुरक्षा अधिनियम जो है उसको वापस लिया जाएगा। राजीव लोंगोवाला जो समझौता हो गया उससे सारे अकाली या सिख समुदाय संतुष्ट नहीं हुआ। बहुत से सिख जो युवक थे वो इससे असंतुष्ट थे और उस असंतुष्टि के कारण 20 अगस्त 1985 को एक असंतुष्ट सिख युवक ने संत हरचंद सिंह लोंगोवाला की हत्या कर दी। कब कर दी? 20 अगस्त 1985 को। उसके बाद पंजाब समझौते के तहत चुनाव के लिए तैयार हो गए थे। अकाली 1985 में चुनाव होते हैं पंजाब के अंदर विधानसभा के और अकाली दल बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं पंजाब के अंदर 1985 में। लेकिन और सरदार जो सुरजीत सिंह बरनाला है वो मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब के। लेकिन उसके बाद अकाली जो है अनेक धड़ों में विभाजित हो जाते हैं और सबसे पहले प्रकाश सिंह जो बादल जो है उसका धड़ा अकालियों से अलग हो जाता है। उसके बाद अनेक धड़े बन जाते हैं और उनमें मुख्य तलवंडी गुट, लोंगोवाला गुट, बादल गुट और तोड़ा गुट,
और इस प्रकार से अकालियों का विभाजन हो जाता है। अकालियों का ये विभाजन ये सरकार को अस्थिरता की तरफ ले जाता है और 1987 में केंद्र सरकार फिर आर्टिकल 356 के तहत पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है और इस राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के अकॉर्डिंग बार बार बढ़ाया जाता है और पंजाब के अंदर जो स्थिति थी वो आतंकवाद की जो स्थिति थी वो असामान्य हालत की ओर रहती है। 1992 में उसके बाद 1992 में केंद्र सरकार फिर चुनाव कराने का निर्णय लेती है। अकाली उस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस 24% मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हैं और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है और सरदार बेन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और पंजाब को सामान्य स्थिति और आतंकवाद से मुक्त करने के लिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी हुई स्थिर सरकार थी वो अपने प्रयास आरंभ करती है। केपीएस गिल को पंजाब पुलिस की कमान सौंपी जाती है और ये कहा जाता है कि बेन सिंह और केपीएस गिल की जो जोड़ी थी वो मिलकर के आतंकवाद की समाप्ति के लिए और पंजाब में शांति बहाली के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और उनको काफी हद तक कामयाबी भी मिलती है। इसमें केंद्र सरकार की तत्परता, राज्य सरकार का जो सहयोग है वो दोनों मिलकर के पंजाब को शांति बहाली की ओर लेके जाते हैं। हालांकि इस दौरान पंजाब पुलिस के ऊपर मानव अधिकारों के हनन और दूसरे जो सामान्य नागरिक थे उनके ऊपर अत्याचारों की भी अनेक सी बातें उभर करके सामने आती हैं। लेकिन और जो दूसरे सिख समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय को बहुत सी जातियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब जातियों के बावजूद पंजाब को राज्य सरकार शांति की तरफ, आतंकवाद की समाप्ति और शांति बहाली की तरफ लेकर के आगे बढ़ती है। और इस प्रकार से 1990 का जो दशक के मध्य तक पंजाब पुनः शांति की ओर अग्रसर, यानी कि उग्रवाद अलगाववाद के रास्ते पे जो चला था उसको त्याग करके धीरे धीरे आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन की राह की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद 1997 में फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं और इन विधानसभा चुनाव में अकाली भाजपा गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है और कांग्रेस विपक्ष में बैठती है। और ये जो चुनाव था उसके बाद ये माना गया कि पंजाब ने आर्थिक प्रगति की राह अपना लिया और राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राजनीति, लोगों की धार्मिक जो आस्था थी उसमें तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन राजनीति को धर्मनिरपेक्षता की राह मान करके वो आगे बढ़ने लगी। 1997 में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार बनती है। उसके बाद 2002 में चुनाव होते हैं, अकाली भाजपा गठबंधन जो है चुनाव हार जाता है। 2002 में कांग्रेस वापस सत्ता में आती है। उसके बाद 2007 और 2012 लगातार 2 बार अकाली भाजपा गठबंधन फिर सरकार बनाते हैं। 2097 में अकाली भाजपा गठबंधन सरकार बनाता है, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बनते हैं। उसी प्रकार 2007 और 2012 में जब सरकार बनती है तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री बनती हैं। 2017 में फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली भाजपा गठबंधन बुरी तरह हारता है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये हमें दर्शा रही है कि पंजाब जो था वो पूर्ण रूप से शांति बहाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को में अपना करके विकास और उन्नति की राह की तरफ आगे बढ़ रहा है। अकाली भाजपा गठबंधन की जब भी सरकार बनी उसके बाद अकाली जो है जब केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार बनी तो केंद्र में भी एक सहयोगी दल की भूमिका